नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी का नाम लिया जा रहा है। आप कह सकते हैं 2029 में जाकर लोकसभा का चुनाव है, 2026 में ये खबर कहां से आ गई। विपक्ष में एक मैंडेट सा बन रहा है। इसके पीछे वजह है 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है। ममता बनर्जी 2011 से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। वहां भारी जन समर्थन से, भारी मैंडेट से उनको मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंचाया गया है। 2011 हुआ, 2016 हुआ, 2021 तीन विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से टीएमसी को, जो 1998 में पार्टी बनी थी और उसके नेतृत्वकर्ता के तौर पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं, उनको मैंडेट मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, व्यापक जन समर्थन मिल रहा है पश्चिम बंगाल से। और अब ये चौथी बार होगा 2026 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा है। अब ये पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रेस में, दौर में प्रवेश कर गया। उस वक्त ये चर्चा चली। जाहिर तौर पर इसका फायदा ममता बनर्जी को होगा, तृणमूल कांग्रेस को होगा, क्योंकि जो सत्ता विरोधी मूड है, मिजाज है, उसका पार करने का एक सबसे आसान सॉल्यूशन है कि बता दिया जाए ये तात्कालिक है सीढ़ी। असली सीढ़ी तो उनकी प्रधानमंत्री कुर्सी तक जाने की है। इसलिए पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को ये बात समझाया जा सके कि इस बार चुन दो मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद हम चले जाएंगे प्रधानमंत्री की रेस में। ये पूरा माहौल इस ढंग से क्रिएट किया जा रहा है, एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। विपक्ष में जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की, जब से ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री बनाने की बात हो चली है, तब से कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हाँ, एक प्रतिक्रिया जरूर आई है अखिलेश यादव की ओर से। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इंडिया ब्लॉक में मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि अभी कहां से बात आ रही है, उस चुनाव के बाद होगा 2029 में क्या होने वाला है। लेकिन 2029 में ही लोकसभा का चुनाव होगा, ये बात भी तय नहीं है। तय तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का काम बड़ी तेजी से पूरा हो रहा है। जो परिसीमन का, जो संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन का मामला, वो तय हो रहा है। इसके अलावा कहा जा रहा है जो अगले परिसीमन जैसे ही हो जाएगा तो 33% महिला आरक्षण का मामला तय हो रहा है। तो पूरे तरीके से जो विपक्ष का खेमा है, इंडिया ब्लॉक का खेमा है, उसमें ये बात चल चुकी है। अगर 33% आरक्षण की बात आएगी, महिला आरक्षण की बात आएगी, तो महिला प्रतिनिधि के तौर पर, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी आने वाले चुनाव में, वो ममता बनर्जी को सामने किया जाए, वही पार पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जिस कायदे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी घेर लेती हैं, उतना अब तक विपक्ष के अंदर किसी नेता में वो नहीं मिला है, वो स्पार्क नहीं है। अभी हाल ही के वक्त में देखिए ना, उन्होंने कैसे प्रधानमंत्री को घेर रखा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, रामकृष्ण परमहंस को लेकर उन्हें स्वामी बता दिया, जबकि उनके शिष्य स्वामी हैं, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य हैं। तो उनको स्वामी की जगह ठाकुर कहा जाना चाहिए था। ये बात ममता बनर्जी इतने झटके से पकड़ते हुए बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी हैं या बाकी भारतीय जनता पार्टी को बंगाली अस्मिता से कोई परिचय नहीं है, उसका रक्षक नहीं है। वो उनको नहीं पता है किन्हें ठाकुर कहा जाए, किन्हें स्वामी कहा जाए। स्वामी विवेकानंद हैं और ठाकुर परमहंस हैं अपने हिसाब से। वहां के समाज में रामकृष्ण परमहंस जिसको कहते हैं, उनके आगे ठाकुर लगाया जाता है, भगवान की श्रेणी में है। उस व्यक्ति को स्वामी कह देना। तो और भी कई मसले हैं, कई मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री को इस ढंग से घेरने की कोशिश की है, या पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस हिसाब से घेरने की कोशिश की कि उन्हें बंगाली अस्मिता का परिचय नहीं है, बंगाली संस्कृति के नहीं है बाहर को। ये लोग बाहर से आए हुए हैं, ये बाहरी लोग हैं। इनको इस बार पश्चिम बंगाल की जनता पराजित करके एक बार फिर से स्थापित करे बंगाली अस्मिता के रक्षक के तौर पे ममता बनर्जी को। अब ममता बनर्जी को तात्कालिक तौर पे स्थापित करे। अगर इस बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचा दी जाती है बंगाल की जनता, तो उनके प्रधानमंत्री बनने का सफर पूरा होगा। आपको बता दें, बंगाल के लोगों में प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचने की कई कोशिशें हुई। सबसे महत्वपूर्ण कोशिश हुई 1996 में। तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लंबे समय से मुख्यमंत्री ज्योति बसु साहब। उनका नाम उछल के आया प्रधानमंत्री के रेस में, और पॉलिट ब्यूरो के तभी चीफ, मोटे तौर पर सीपीएम के महासचिव थे हरि सिंह सुरजीत साहब। उन्होंने उस पर वीटो लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं, लेफ्ट की ओर से या सीपीएम की ओर से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, और रोक दिया मोटे तौर पर ज्योति बसु के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं को लेकर। 1996 ही क्यों, कहते हैं जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ था, या जो आतंकवादी हत्या हुई थी, उसमें शहादत मिली थी, उस समय जो वैक्यूम आया था कांग्रेस पार्टी में, तभी ही प्रणब मुखर्जी अपने हिसाब से रेस में मौजूद थे। उनको भेजा गया था राजीव गांधी को समझाने के लिए। राजीव गांधी कलकत्ता में थे। कहते हैं समझाने के तरीके में ऐसी बातें निकल के आई थी कि ऐसा दिखा था कि प्रणब मुखर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं इंदिरा गांधी के निधन के बाद से।
इसका उन्हें भारी नुकसान चुकाना पड़ा। बाद में उनको एक अलग पार्टी बनानी पड़ी, फिर बाद में उनका विसर्जन, पार्टी का विसर्जन कांग्रेस पार्टी में आया। उसके बाद भी प्रणब मुखर्जी अपने हिसाब से उस रेस में मौजूद थे। फिर जब राजीव गांधी का निधन हुआ तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की बात आई, तो उसका हर्जाना चुकाना पड़ा प्रणब मुखर्जी को। राजीव गांधी के समय गया, उसकी वजह से उस समय फिर पीवी नरसिम्हा राव भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, प्रधानमंत्री रहे। बंगाल में जो तीक्ष्णता की बात होती है, दक्षता की बात होती है, उसमें बंगाली खुद को ज्यादा सुपरलेटिव समझते हैं। प्रणब मुखर्जी उसमें से एक थे, बाद में राष्ट्रपति बने, अलग बात है, और उनकी भूमिका रही मोटे तौर पे। और कहते हैं लेफ्ट को, खासकर सीपीएम को इसका बड़ा नुकसान हुआ। ज्योति बसु को उन्होंने 1996 में प्रधानमंत्री कुर्सी पर नहीं बिठाया, लोगों ने धीरे धीरे अलग कर दिया। ममता बनर्जी के लीजिए 1998 में जाकर के उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पूरे बंगाल में उसको वोट बैंक को खींच लिया। अलग अलग बार उन्होंने कोशिश की, जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा में जाके टीएमसी जाकर लड़ी, इसके बाद जाकर गोवा में उन्होंने प्रयोग किया, कई राज्यों में जाकर प्रयोग किया, लेकिन टीएमसी को बाहर नहीं सफलता मिली। लेकिन टीएमसी को जो बंगाल की सफलता मिली वही अपने आप में काफी है। उन्होंने 2 सीटों पर लाकर समेट दिया भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के अंदर। लोकसभा में काफी नुकसान हुआ। अगर इस बार भी बड़ी मुश्किल से सरकार जीत बन पाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 240 सांसद आए हैं, तो इसमें बड़ा रोल है लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर के। काफी हद तक रोकी है प्रधानमंत्री की सफर को, प्रधानमंत्री तक पहुंचने के ममता बनर्जी ने। एक बार फिर से कहा जा रहा, अगला जो रेस होगा 2029 का, अगर 29 को मान ले लोकसभा चुनाव के समय की तिथि, तो 2029 में अगर चुनाव होगा तो उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा होते हैं, तो अगर कोई मुकम्मल तरीके से विपक्ष के चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री की संभावनाओं को रोक सकता है या प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उभर सकता है, उसमें ममता बनर्जी हो सकती है। हालांकि इस बार की इस चर्चा को पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, बड़ी वजह के पीछे यही है कि ममता बनर्जी कह रही है कि तात्कालिक तौर पे इस बार जिता दो। इसी मार्च या अप्रैल महीने में चुनाव की तारीख है, नोटिफिकेशन जारी ही होने वाला है। तो ममता बनर्जी को लेकर के प्रधानमंत्री को उम्मीदवार के तौर पर बड़ा जवाब मांगो। कहते हैं कि बड़ी चीज मांगो, तोप मांगोगे तो डंडा तो मिलेगा ही। तो आप प्रधानमंत्री की बात करोगे तो मुख्यमंत्री कुर्सी तो मिल ही जाएगी स्वतः। ये एक ट्रिक है, उस ट्रिक को टीएमसी इस बार कायदे से आजमा रही है, और विपक्ष के खेमे में भी। आप कहेंगे कांग्रेस की ओर से ऐसी कोई उनके खिलाफ कोई विपरीत बयान नहीं आया है जब से ये बात चर्चा चली। हाँ, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक निगेटिविटी की बात कही है। उन्होंने कहा अभी कहां से, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तब प्रधानमंत्री के चेहरे की बात होगी, 2029 में कौन बनता है। इनफैक्ट इस बीच में वन नेशन वन इलेक्शन की बात चली पड़ी है। हो सकता है 2029 से पहले चुनाव हो जाए, वन नेशन वन इलेक्शन। परिसीमन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है, महिला आरक्षण काम चल रहा है। इनको लेते हुए कह रहे हैं कि 2026 के बाद 27-28 किसी साल अगला लोकसभा चुनाव हो जाए नए परिसीमन के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन का आधार पर सारे देश का अलग अलग राज्यों की सरकारों का विधानसभा के साथ साथ उसे भंग करके एक नया, उस दिशा में काफी तेजी से काम चल रहा है। इसलिए इस मोड़ पर, इस जंक्शन पर ममता बनर्जी को लेकर के बात चली आ रही है। अगर महिला आरक्षण की बात लागू होती है, 33% आरक्षण की बात लागू होती है, तो एक महिला चेहरा चाहिए। वो महिला चेहरा कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं दिख रहा, सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर नहीं दिख रहा है। तो विपक्ष की ओर से अभी क्यों नहीं तैयार किया जाए ममता बनर्जी को। वो बार बार कह रही है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है उस पार्टी को वोट देना जो बंगाली अस्मिता को नहीं जानती, बंगाल पहचान को नहीं जानती, बंगाली संस्कृति से अपरिचित है, बाहरी लोगों को आप वोट दे रहे हैं। ये बार बार टीएमसी कह रही है, और उसमें ये इंडोर्समेंट जिसमें प्रधानमंत्री को ही घेर लिया है ममता बनर्जी ने, अपने हिसाब से काफी एज पे आ गई है ममता बनर्जी। और इसी घेरने के साथ साथ प्रधानमंत्री ही उनके कंटेंडर हैं, प्रधानमंत्री पर ही वो प्रतिक्रिया देती हैं, जाहिर तौर पर अपने को प्रधानमंत्री के रेस में महसूस करती हैं। उनका कहना है जो काम ज्योति बसु के भाग्य में नहीं आ पाया, जो भाग्य में प्रणब मुखर्जी के भाग्य में नहीं आ पाया, वह ममता बनर्जी के भाग्य में आ सकता है। इसलिए क्योंकि वो स्ट्रीट फाइटर है, उनका कम्युनिकेशन लेवल, ग्राउंड लेवल ज्यादा मजबूत है। वो जिस ढंग से 1998 में तृणमूल कांग्रेस बना करके बंगाल से लगभग कांग्रेस पार्टी को साफ कर दिया, ओरिजिनल पार्टी को लोग भूल गए, अब तृणमूल कांग्रेस को ही समझते हैं लोग। और उन्होंने बार बार अलग अलग राज्यों में जाकर के कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने की कोशिश की। गोवा में जाकर चुनाव लड़ी, त्रिपुरा में, बाकी राज्यों में चुनाव, वहां उतनी अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली, प्रत्याशी सफलता नहीं मिली, वहां भले ही झटका मिला। लेकिन बंगाल में यह स्थिति बनी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोके रखा। लेफ्ट फ्रंट का जो शासन था, 32 साल से वहां शासन था 2011 से पहले, उसे एक झटके में उखाड़ फेंका।
वहां पर जिस ढंग से वो बैठ गई हैं, कांग्रेस पार्टी कभी सोचा करती रही होंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी वहां खत्म है। मैदान में अगर मुकाबिल है उनसे, तो ये जरूर है 2021 के बाद से भारतीय जनता पार्टी बड़ी तमखम से उभर के आई है। 77 सीटें ले आई वहां पर। ममता बनर्जी उस लड़ाई में कहती रही 100 से कम लाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा ही हुआ। जबकि सरकार बनाती हुई दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी, ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी अगर कोई रोक रही है, केंद्र भले ही सत्ता में बैठी हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 2014 के बाद से जिस ढंग से अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, राज्य सरकारों की ओर से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल होना मुश्किल होता रहा है, उस मुश्किल से जैसे पार पाई ममता बनर्जी, वो काबिले तारीफ है। किसी राज्य में नरेंद्र मोदी के आभा मंडल के आगे कोई विपक्षी सरकार नहीं टिक पाई। ममता बनर्जी लगातार 3 बार से सरकार में है, 15 साल हो गए, और 16वां साल अब अगली बार मिलेगा तो 20 साल के लिए हो जाएंगी। तो अपने आप में बड़ी बात है, और उस हिसाब से घेरने की कोशिश कर रही, पूरी कोशिश है। प्रधानमंत्री के लेकर के विपक्ष की ओर से चेहरे के तौर पे उनका जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका फायदा है तृणमूल कांग्रेस को, और इस जरिए वो कांग्रेस पार्टी को घेरना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी वहां अपने हिसाब से खड़ा होना चाह रही है। तो अगर कह रही कांग्रेस पार्टी खड़ा होने के पीछे ये है, कोशिश है कि वो दरअसल ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री के रेस में अलग करना चाह रही है। इस वजह कांग्रेस पार्टी ने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया है। पिछले अपने पॉडकास्ट में आपको हमने बताया था प्रधानमंत्री के रेस में प्रियंका गांधी खुद को कैसे उभार के लिए आ पा रही हैं, वो भी वर्ग काबिल तारीफ है। राहुल गांधी पीछे छूटते दिख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या ममता बनर्जी की बात पे मान जाएगी? मान सकती है। इस लिहाज से कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ममता बनर्जी बड़े बड़े करामात किए हैं। कहते हैं 77 में जेपी के कार के बोनेट पे आके बैठने वाला किसी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के नेता का नाम आता है तो इसी ममता बनर्जी का नाम आता है। बड़ी जिद्दी है और जिद के आगे उनकी कोई सुनती नहीं। उस लिहाज से प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी की तुलना करेंगे तो काफी आगे निकलते हुए दिखेंगी ममता बनर्जी आपको। ममता बनर्जी के बारे में कहते हैं कि 2021-2023 के आसपास नीतीश कुमार चले गए थे, इंडिया ब्लॉक उन्होंने बनाया था, एक उम्मीद लाई थी उन्होंने 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन 2023 आते आते ममता बनर्जी ने ऐसे रोका उनके रास्ते को कि उनको लग गया कि इंडिया ब्लॉक से ममता बनर्जी के रहते हुए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। लिहाजा वापस वो एनडीए में लौट गए। आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी का जो स्टाइल ऑफ एक्शन है, जितनी तेजी से मसले को उछालती है, पकड़ती है। इसके अलावा टीएमसी के अंदर जितने बड़े बुद्धिजीवी हो सकते हैं, जितने प्रभावशाली नेता हो सकते हैं, बंगाली चेहरा, उनको जिस हिसाब से चुन चुन कर अपने पास समेट के रखी हैं, अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सागरिका घोष हो, तमाम लोग हो, उनको जिस मौके पर ला के रखती हैं, अभी राज्यसभा चुनाव का मौका है, उस मौके पर उन्होंने जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में क्षमा बनाया हुआ है, किसको लाती हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। उन निर्णायक घड़ी में ममता बनर्जी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी से कमजोर नहीं दिखता। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी मुकाबिल होता है, कई बार वो जीतती दिखती हैं। तो 2026 के चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर ममता बनर्जी का जिक्र आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।